आप लोग ने तो यूनिफॉर्म अपना रखा है, तो यूनिफॉर्म ही पहन के आना है आप लोग को। हम लोग का यूनिफॉर्म नहीं है अभी। अब मीटिंग भी है आज हमारा। चलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए, तुम्हारा आई कार्ड क्या हुआ भाई? हॉस्टल में छूट गया है? 5 मिनट खड़ा रहो ऐसे, 5 मिनट। एकदम सीधा नहीं खड़ा रहना है, हल्का झुक करके, हल्का झुकना है। हाँ, हल्का सा ऐसे ऐसे। हाँ, तो आप हाथ से वजन दे सकते हो, लेकिन सीधा खड़ा रहोगे तो फिर बेंच पर खड़ा कर देंगे। ठीक है, हॉस्टल में छूट गया ना, तब तो ये सजा मिलना ही चाहिए। आइए, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर से वही कंडीशन है। एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, ए और बी, उसका लेंथ हो गया, पॉइंट्स इन पॉइंट्स हो गए, लेंथ एल है, और ये लेंथ एल हो गया। अब ये इस डायरेक्शन में इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी स्पीड v है। ठीक है, और किसी पोजीशन पे उसका एंगल यहां 37 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि फाइंड ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या होगा। क्या होगा? ये जो बी इंड है वो पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस होगा, तो ये रॉड जो है वो ऐसे स्लाइड करेगा, तो ऐसे स्लाइड करेगा तो इसका ये इधर नीचे जाएगा जाएगा, टर्न करेगा ऐसे। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर स्पीड बताइए ऐसे टर्न करने का, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा है आपसे। निकल सकता है? 2 मिनट ट्राई कीजिए, तो 2 मिनट ट्राई कीजिए। वी भी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल दे रखा है। वो लोग को दिक्कत होगा, तुम इधर खड़े हो जाओ, इधर यहाँ एसी के पास एकदम आ जाओ। 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट। जैसा हम बोले थे वैसे भी खड़ा होना है, तो पैर झुका होना चाहिए ऐसे। हाँ, यहाँ वैसे। हाँ, सीधा नहीं, उतने में तो तुम्हारा पसीना छूट जाएगा। 5 मिनट ऐसे रहो ना तुम। चलिए, कोशिश कीजिए तो।
देखिए ध्यान से, नहीं बनेगा अभी, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट और बेहतर चाहिए, तो कॉन्सेप्ट बेहतर करेंगे तो बनेगा। ठीक है, बैठना है, खड़े रहना है, तो नहीं बोल दिया अभी, वहीं बैठो वहीं बैठो। ऐसे चल रहा है, वो चल रहा है कि वो ऊपर वाला चल रहा है? दोनों चल रहा है। अच्छा ठीक है, ऊपर वाला चल रहा है। ठीक, देखिए यहां पर अभी हम क्या किए हैं कि दो पॉइंट्स का वेलोसिटी है ना, ये बी पॉइंट और ए पॉइंट। मेरा ये कहना है कि ए से बी का जो लेंथ है क्या वो चेंज होगा? रॉड है वो, तो एल लेंथ तो चेंज नहीं होगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो लेंथ के बीच का गैप भी कम नहीं होगा। बात को समझिए, मेरा कहना है बी से ए का जो पॉइंट है, जो बी पॉइंट है और ए पॉइंट के बीच का जो गैप है वो कभी ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, वो तो फिक्स रहेगा। तो अब हम किए क्या कि इस डायरेक्शन में, यानी कि बी के डायरेक्शन में जो पैरेलल आया बी वी बी साइन 53 डिग्री, ये और ये जो पैरेलल आया है वी ए कॉस 53, ये दोनों वेलोसिटी बराबर होंगे या नहीं? स्पीड बराबर होगा। इसलिए बराबर होगा क्योंकि जितना स्पीड से ये कंपोनेंट आगे जाएगा उतना ही स्पीड से उस कंपोनेंट को भी आगे आना होगा, तभी तो उनके बीच का गैप हमेशा बराबर रहेगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, एक सेकंड के लिए, कि ये वाला जो स्पीड है वी बी साइन 53 जो बी पॉइंट का उसके लाइन के अलॉन्ग है, ये स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और ये वाला वी ए कॉस 53 ये जो स्पीड है मान लीजिए ये 12 मीटर पर सेकंड है, सपोज थोड़ा देर के लिए। तब तो ए पॉइंट शिफ्ट होने लगेगा बी की तरफ, क्योंकि वो रिजिड पॉइंट है, एक रॉड का पॉइंट है, वो चेंज होगा नहीं। होगा क्या? ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जब हम लोग बात करते हैं कि पार्टिकल का, एक पार्टिकल का पोजीशन दूसरे पार्टिकल के पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा उस लाइन के अलॉन्ग। समझ गए? इस बात को समझ रहे हैं? यानी कि ये जो ए पॉइंट का स्पीड है, उस पॉइंट का स्पीड मान लीजिए वी ए 53 है, ये 12 मीटर पर सेकंड यदि हो गया और ये 10 मीटर पर सेकंड ही रहा, तो वो पॉइंट ए की तरफ, बी की तरफ शिफ्ट होगा, और जो लेंथ एल है वो चेंज हो जाएगा। लेंथ एल चेंज होगा नहीं, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द रॉड हम क्या लिख सकते हैं? वी बी साइन 53 इज इक्वल टू वी ए कॉस कितना है? 53। साइन 53 कितना? 4/5। वीबी का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 4/5 इज इक्वल टू वी ए, और कॉस 53 कितना? 3/5। तो यहां से 5 चला गया, ये नीचे आएगा तो 40/3 वी ए हो गया, 40/3 मीटर पर सेकेंड क्या होगा? वी ए होगा। तो वी ए का स्पीड निकला, तो ये वी ए इतने स्पीड से नीचे आएगा। अब हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है एंगुलर स्पीड। हमको क्या पता करना है? एंगुलर स्पीड। तो यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें, वी ए, या कह लीजिए कि वी इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। ठीक, हमको ओमेगा पता करना है, तो वी बाई आर होगा, और हमको ओमेगा कैसा पता करना है? ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहां पर वी परपेंडिकुलर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा। याद कीजिए, कल हम लोग डिस्कस किए थे इस पे। और बाई आर, आर यहां पर क्या हो जाएगा? होगा ए का बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे टर्न करेगा, बी के रिस्पेक्ट में हम जब ए को देखेंगे तो ऐसे टर्न करता हुआ नजर आएगा। तो उसके लिए ये वी परपेंडिकुलर ये होगा, जो ये वी परपेंडिकुलर कौन सा है? ए, है ना? तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? वी परपेंडिकुलर ए माइनस वी परपेंडिकुलर बी बाई एल, ऐसा लिख सकते हैं। रिलेटिव कह रहा है ना, यदि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या कहलाता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, याद है? तो ए का परपेंडिकुलर मतलब ए जो लाइन है, ए पॉइंट, इससे परपेंडिकुलर ये वाला टर्म माइनस करेंगे ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा? वी ए परपेंडिकुलर है ना, तो ये वी ए कॉस 37 हो सकता है। वी ए का वैल्यू आ चुका है,
तो 40/3 माइनस सॉरी इनटू cos 37 कितना 4/5। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 160 डिवीजन में 15 आएगा आएगा ना। और इसको 3 टाइम्स में और ये कितना हो जाएगा 3 और 1 0 2 32 टाइम्स में। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं यहां पर 32/3 माइनस ये कितना है ये कितना होगा 10 और cos 53 का वैल्यू 4/5 तो आगे कितना 8। तो यहां लिख सकते हैं 8 डिवीजन में लेंथ L होगा तो यहां पर वैल्यू कितना आ जाएगा ये 24 32 माइनस 24 डिवीजन में 3 इंटू L तो ये कितना आ गया 8/3L ओमेगा क्या ए बी और इसका यूनिट क्या होगा रेडियन पर। समझ पाए कि नहीं समझ में आया। अच्छा आप हमको एक चीज बताइए कि जब ए पॉइंट इधर डिस्प्लेस करेगा मतलब पॉजिटिव एक्स में करेगा तो ए पॉइंट नीचे जाएगा इसलिए बी पॉइंट का स्पीड यदि 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव एक्स में है तो ए का नेगेटिव वाई में होगा वी ए और चूंकि इसका ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट से बैलेंस होगा उसी को बैलेंस करते हुए हम वी ए निकाल लिए समझे क्योंकि एक लेंथ के लॉन्ग उसका डिस्टेंस कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे एक रॉड है तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है यदि रॉड ऐसे मोशन भी कर रहा है तो ये पॉइंट इस पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं या तो रोटेशन करे या ट्रांसलेशन करे। यदि अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर गया तो ये पॉइंट इस पॉइंट से तो उतना ही डिस्टेंस पर है कि नहीं। उसी चीज को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़े हैं समझ गए। जेई वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आता है ठीक है समझ में आया कि फिर से बताएं बोलिए कहीं डाउट है तो बोलिए। कहां पर बोलो ये अच्छा बी पे परपेंडिकुलर तो ये 53 डिग्री बना है ना। अच्छा 3/5 ठीक सॉरी तो ये आएगा 3/5 तो ये कितना हो जाएगा ये 6 तो यहाँ 6 ले लीजिए सॉरी 6 तो ये कितना आ जाएगा 18 ये 18 आ गया और फिर ये कितना हो जाएगा 14 ना 14 ठीक है चलिए लिखिए जल्दी से। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस में। आज इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपको पूरा का पूरा वो एक्सेलरेशन का काइनेमेटिक्स बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्योंकि एक्सेलरेशन समझ में आ जाएगा तो F=ma यानी नेट फोर्स लगेगा वो भी समझ में आ जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग डायनेमिक्स में रहेंगे बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स डिस्कस करेंगे फिर सीरो फोर्स फिर से इसमें आएगा ठीक है। आज वो आया नहीं ओहो अंकित कुमार झा देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा है सब लोग आ रहे हैं मास्टर भी वही है एसी उसी चल रहा है यानी बिजली बिल जमा हुआ है। अरे तो दोनों दो एसी जब जरूरत होगी उस तरह अभी तो ठीक लग रहा है। तो कुछ ठीक है तो अब उसका काम हो गया। एक्चुअली इंस्टीट्यूशन चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं लोग के कंधों पे होती है। हर बैच में 2-3 ऐसे स्टूडेंट जरूर रहते हैं और उनसे पूछा जाए कि इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम है आओगे सर मेरे पास टाइम नहीं है। टेस्ट का शेड्यूल आ गया है ठीक है नहीं हाँ सर्कुलर मोशन पूरा सर्कुलर मोशन अपने आप में बहुत है अभी तो कंप्लीट कहाँ हुआ है अभी काइनेमेटिक्स ही चल रहा है। हाँ ऐसा बोलते तो हमको थोड़ा सा लगता है कि और दे दे क्या कुछ
दो टॉपिक, जैसे फिजिक्स में थोड़ी ना बोले थे हम, बायो में बोले थे, वही तो फिजिक्स में तो हम सर्कुलर मोशन बोल ही रहे थे। सर का कहना है कि पहले यही अच्छा से कर ले बच्चे लोग, फिर वो तो आगे आना ही आना है। अभी कुछ आप ये मान के चलिए कि छठ पूजा के बाद फिर टेस्ट का थोड़ा शेड्यूल बदल जाएगा, टेस्ट का थोड़ा रंग भी बदल जाएगा, 3-3 चैप्टर 4-4 चैप्टर्स एक साथ आएंगे, ठीक है। अभी तो थोड़ा वेट कर रहे हैं कि छठ पूजा खत्म हो जाए, फिर जितना डिस्टर्बेंस है खत्म हो जाए। 12 का भी वर्कलोड खत्म। मत जाओ घर ना, यहीं रह जाओ। और तुम्हारा होना अनिवार्य है, तुम्हारे बिना पूजा हो नहीं पाएगा। अरे ये घर तक की बात नहीं है, यहाँ भी यही हाल है, सब बच्चे लोग मिस करते हैं। अरे बोल दो, नहीं तो फिर आगे समझ नहीं रहे। चलिए हो गया। ये मेजर कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज करना है, ये आपका मेजर कॉन्सेप्ट है। क्या मैम आए? मैम 1 o'clock 1 बजे आएंगी। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बहुत हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। सर वही सर, शिवम सर पढ़ाएंगे, मैथ्स वाले। सर बिजी रहते हैं बहुत, सर बिजी रहते हैं। सर कह रहे थे कि यदि आप लोग कुछ ग्राफिक्स जो कोर्स है उनका, यदि वो आप कंप्लीट कर लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो रेगुलर क्लास लेंगे, आप उसे कंप्लीट कर लेंगे तो आप ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। जो पोस्टर आप लोग का बना है ना, वो खुद आप डिजाइन कर सकते हैं। और यदि ऐसा कर लेते हैं तो पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर आपको 20-25 हजार का पार्ट टाइम जॉब, पढ़ाई भी करिए और चलिए हेडिंग दीजिए। हो गया? चलिए देखिए यहाँ पर, लीनियर मोशन में क्या था, हम लोग पढ़े थे v स्क्वायर इक्वल टू यू। तुम आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आ जाओ, सर्कुलर पाथ बाद में बनाना, इधर आओ, लेके आओ कॉपी, यहाँ बैठो।
नहीं नहीं, यहाँ बैठो, बता नहीं रहे हैं, बैठो यहाँ, बैठो यहाँ। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग पढ़े थे काइनेमेटिक इक्वेशन लीनियर मोशन में। ध्यान से देखिए, इसी को रिलेट करना है हम लोग को, और कुछ नहीं करना, इसी को रिलेट करना है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन, और v बराबर u प्लस at। सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं, किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल का, ठीक, कितने सेकंड के बाद, t सेकंड के बाद, और u इनिशियल वेलोसिटी है जब t 0 था, याद है। सेम वही चीज हम लोग इसमें भी करेंगे, बस याद रखना है कि जहां x था, जिसको हम लोग s से डिनोट करते हैं, वहां पर, यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा। जहां पर वहां u था, यहां पर हो जाएगा ओमेगा नॉट, जहां v था वहां हो जाएगा ओमेगा, और t कॉमन रहेगा, t कॉमन रहेगा, ठीक है। और जहां लीनियर एक्सेलरेशन था यहां अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि u कब था, u t बराबर 0 पे था, उसी तरह यहां पर ये भी t बराबर 0 पे होगा। अंतर ये है कि ये एंगुलर वेलोसिटी होगा। अब ओमेगा की बात करें तो ये होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, कोई भी टाइम t के बाद उसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जैसे इसको रिलेट किए उसी तरह इसको रिलेट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, v बराबर u प्लस at, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर फाइनल वेलोसिटी v है लीनियर में, तो एंगुलर में ओमेगा हो जाएगा, और वहां u है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां ओमेगा नॉट हो जाएगा, प्लस वहां a है तो यहां अल्फा हो जाएगा, और t तो वही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम यहां पर थोड़ा सा देखें, तो पार्टिकल यहां से मान लीजिए सपोज इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, a पॉइंट है t बराबर 0 पर, तो पार्टिकल के पास ये मान लीजिए उसका रेडियस है r, ठीक, और इस पॉइंट पर उसका जो लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी कहेंगे वो u होगा ये, ठीक है। और इसी पॉइंट पर जो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा वो ओमेगा नॉट मिलेगा। कुछ देर के बाद पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो इस पॉइंट पर उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v होगा, और इस पॉइंट पर यहां जो एंगल होगा दैट इज थीटा, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो यहां पर s है। s क्या है, एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। पार्टिकल कहीं से चलना स्टार्ट किया होगा, और कुछ देर के बाद यानी t टाइम के बाद जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो ये s है, ठीक है, यानी चेंज इन पोजीशन। तो यहां पर भी हम इनिशियली क्या मानते हैं कि यहां थीटा नॉट मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है, 0। तो t टाइम के बाद पार्टिकल a पॉइंट से b पॉइंट पे गया, और यहां पर ओमेगा कितना होगा, ओमेगा जो भी निकल के आएगा ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में अल्फा मिलेगा, ठीक है। और यहां भी हम लिख सकते हैं ये बात, इक्वेशन नंबर 1 कहिए इसको, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0 ओमेगा विल बी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, लिख सकते हैं ऐसा। यदि अल्फा का वैल्यू 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है वो, तो इसका मतलब है कि एंगुलर स्पीड हमेशा बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, इसलिए ओमेगा का वैल्यू जो टी टाइम के बाद होने वाला है उसका वैल्यू जब टी बराबर 0 था उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इस कंडीशन में। अब हम दूसरा इक्वेशन लिखना चाहे ये वाला, तो देखिए सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं, वहां s है तो यहां थीटा होगा, यहां u है तो ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ, यहां a है तो यहां क्या होगा, अल्फा टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन होगा, ये सेकंड इक्वेशन। यदि पार्टिकल का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो हम सीधे सीधे ये टर्म 0 हो जाएगा। इफ पार्टिकल having 0 initial angular वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो उस केस में दिस इंप्लाइज ओमेगा नॉट क्या है, 0, यानी पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहां से टर्न करना स्टार्ट कर रहा है, तो यहां रेस्ट पर है पार्टिकल,
रेस्ट पे कैसे, तो आप ध्यान से समझिए, v इज इक्वल टू क्या है, r ओमेगा, और यदि हम यहां u लेते हैं तो यहां क्या लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि पार्टिकल का टेंजेंशियल स्पीड कुछ है ही नहीं, ये टेंजेंशियल स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि लीनियर है ये, तो टेंजेंशियल स्पीड है ही नहीं, इसका मतलब है कि उसका इनिशियल एंगुलर स्पीड भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आर तो जीरो नहीं होगा। समझ पाए इस बात को। तो यदि ये ओमेगा नॉट जीरो है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो किसी टाइम पर हम यदि पता करना चाहें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमको एंगुलर एक्सेलरेशन पता है तो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मेजर, और उसके बाद थर्ड की बात करें तो थर्ड में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है, तो वी की जगह पर क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर और प्लस कितना, 2 अल्फा थीटा, लिख सकते हैं ना, ठीक। तो ये तीन मेजर इक्वेशंस आपको ध्यान में रखने हैं, एक ये पहला काइनेमेटिक इक्वेशंस है, और ये सेकंड, ये थर्ड, इसको आप थर्ड इक्वेशंस कह दीजिए। ये तीन मेजर इक्वेशन जैसे इसमें है उसी तरह इसमें भी है, ठीक है। और आपको जैसे इसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ये सारा तीनों इक्वेशन डिफाइंड है, उसी तरह यहां पर भी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन पर डिफाइंड है। ये दीज ऑल लिख देते हैं, दीज ऑल थ्री काइनेमेटिक इक्वेशंस आर applicable when ओमेगा इज कांस्टेंट, सॉरी अल्फा इज कांस्टेंट, यानी अल्फा कांस्टेंट होगा तो ही ये तीनों इक्वेशंस अप्लाई होगा। यदि अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो उसी तरह जैसे हम लोग क्या किए थे, व्हेन अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा बराबर क्या आया था, डी ओमेगा अपॉन डी टी, अल्फा बराबर आया था ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, फिर अल्फा आया था डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस अप्लाई होंगे जब अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा। हम डायरेक्ट ये इक्वेशन फॉलो नहीं कर पाएंगे, यदि करिएगा तो गलत आंसर आएगा और वो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। ये जैसे ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस कब अप्लाई होते हैं, जब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। आप देखिए इसका डेरिवेशन हम आपको बताए हैं, तो उसमें इंटीग्रेशन से बाहर लिए हैं एक्सेलरेशन को, क्योंकि वो कांस्टेंट था इसलिए बाहर लिए, अदरवाइज नहीं ले पाते। तो ये तीनों इक्वेशंस तब अप्लाई करेंगे जब हम कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन होगा, उसी तरह ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो ही अप्लाई होगा, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए फिर क्वेश्चन करते हैं। तुम कल से यहीं बैठना, तुम्हारे अंदर वो सारी प्रतिभाएं हैं जो यहाँ बैठने के लिए चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा पनिशमेंट है, यहीं बैठो। फर्स्ट बेंच पर ना टॉपर्स बैठते हैं। हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोग को पीछे बैठने को मिलता था। आज वेडनेसडे है ना, नेक्स्ट वेडनेसडे तक क्लास चलेगा, उसके बाद वेडनेसडे को पढ़ाकर फिर छुट्टी हो जाएगी। नहीं, नेक्स्ट वेडनेसडे को छुट्टी होगा, फिर मंडे से क्लास स्टार्ट होगा। क्या जी, 2 दिन कैसे छुट्टी हुआ? हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। अरे तुम कहाँ जा रहा है, पीछे क्यों जा रहे हो तुम? ओ बाप रे, एटीट्यूड देख रहे हो।
ठीक है, अच्छी बात है। तुम डिस्टर्ब मत किया करो किसी को, समझे। अब देख रहे थे मॉर्निंग में उधर बैठ के सब फोन चला रहा है उस हॉल में। इतना आज्ञाकारी क्यों भाई? पढ़ नहीं सकते हैं? कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। डाउट नहीं है? क्वेश्चंस करते हैं। तुम्हारा छूट गया बेटा तो वीडियो लेक्चर्स, हाँ। फिर कितने दिन के लिए जाना है? अरे बाप। अच्छा, इधर बीच में तो छुट्टी है तो कंप्लीट तो क्या अच्छा खासा छूट गया है। तुम्हारा चश्मा में पावर है? पावर कहाँ है जैस? है? पावर बहुत हल्का है, हल्का पावर है ना। साइबर सिक्योरिटी मतलब अपने डिवाइसेस को, फोन हो, जनरली फोन को आप जो फ्रॉस्टर हैं उनसे कैसे बचाएंगे। फ्रॉड करने वाले फ्रॉड कर रहे हैं, आपके ईमेल आईडी को हैक कर सकते हैं, आपके गूगल अकाउंट को हैक कर सकते हैं। ठीक है, हैक करने के बाद वो आपके मतलब अकाउंट को अपने मुताबिक हैंडल करेंगे। ठीक है, तो उससे बचना है। सबका गूगल इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में अकाउंट तो होगा ही। नहीं है तुम लोग का, बाकी और लोग का तो होगा। क्या फेसबुक? क्यों नहीं होगा? बहुत लोग का होगा। चलिए, कंप्लीट हो गया। ये इस पॉइंट को बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान में। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा यदि आपका लीनियर इक्वेशंस, लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशंस क्लियर है और वो कैसे वर्क करता है, वो ये एंगुलर में भी होगा। तो नारे कौन लगा रहा है? नेशनल छुट्टी था तो ये तो और अच्छी बात है कि आज हम लोग महात्मा गांधी को और श्रद्धांजलि दे रहे हैं पढ़ करके। और क्या इससे बढ़िया चाहिए? महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि छुट्टी मनाना और काम मत करना अपना। हो गया।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और उसका रेडियस 1 मीटर है। इनिशियली t बराबर 0 पर पार्टिकल का लीनियर और टेंजेंशियल स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि उसका एंगुलर स्पीड बताइए 2 सेकंड पर, और उसका थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। ठीक है, समझ गए? तो दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं, करके बताइए। चलो कोशिश करो। हाँ, हम नारे लगा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, क्या है? चलिए, उम्मीद है हम कि बना पाएंगे आप लोग। पहला और दूसरा दोनों आंसर बताइए। ओमेगा नॉट निकला, हमें निकालना है ओमेगा। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट कितना है? 2 रेडियन पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो 2 और प्लस अल्फा कितना है? 2, और कितने सेकेंड पे पता करना है? 2। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया? 6 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक, पहला निकल गया। थीटा निकालना है, तो सेकेंड में थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 2 है, टी कितना? 2 प्लस हाफ अल्फा 2 इंटू 2 सेकेंड, सारा चीज 2 2 है, कैंसिल हुआ। तो ये 4 और प्लस कितना? 4, दैट इज इक्वल टू 8 रेडियन। और ये भी क्या होगा? यदि माइनस होता तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता। माइनस होता तो क्लॉकवाइज होता, सॉरी, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आ गया इसलिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करिए और। इफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेरीज, कैसे कर रहा है? अल्फा बराबर 2t स्क्वायर वेरी कर रहा है। देन फाइंड डाटा सिर्फ ले लेते हैं यहां से।
ओमेगा एट टी बराबर 2 सेकेंड, ओमेगा एट टी बराबर 2 सेकेंड if initial angular velocity is 0, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रहा है। कैसे वैरी कर रहा है? तो 2t², मतलब t का वैल्यू 0 तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0, t का वैल्यू 1 सेकेंड तो एंगुलर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब टाइम के साथ उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कांस्टेंट है नहीं, तो वो काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉलो कर नहीं पाएंगे हम लोग। तो यहां पर क्या करेंगे सब लोग? देखिए यहां क्या कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2t², तो अल्फा की जगह पर डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हैं बराबर 2t²। अब ये dt इधर आ जाएगा, तो डी ओमेगा बराबर 2t² dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन फॉलो करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि हमको ओमेगा निकालना है। अब ध्यान से देखिए लिमिटिंग वैल्यू कैसे आएगा, उसके लिए ये टर्म कंडीशन आपको दे रखा है, लिमिटिंग वैल्यू के लिए ही दिया है। कब? ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो 0 है वो कितने टाइम पे होगा? 0 पे टाइम पे होगा। तो यहां पर ऑपरेटर t है हमारा, इसलिए यहां पर लिमिटिंग वैल्यू टाइम का होगा। यहां ऑपरेटर ओमेगा है, तो यहां पर ओमेगा का लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो जब t बराबर 0 था तो ओमेगा नॉट कितना था? ठीक। अब हमको 2 सेकेंड पर, यानी कि जब हमारा t बराबर 2 सेकेंड हो जाएगा तो हमको ओमेगा पता करना है ना। तो अब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो यहां पर डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, अपर लिमिट ओमेगा और लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा। अब t² है, इंटीग्रेशन t², ये 0 से लेकर के 2 होगा। अब t² यानी x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x पे पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? n+1। ठीक, तो ये वो याद है तो आराम से हो जाएगा। यहां अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, ओमेगा -0 बराबर 2 कांस्टेंट बाहर है, और यहां n+1 यानी कि t टू द पावर 3 और बाई 3 होगा, 0 से 2 होगा ना। ठीक है, ये x टू द पावर n का इंटीग्रेशन n+1 x टू द पावर n+1 बाई n+1। तो यहां से यहां ओमेगा आया इज इक्वल टू 2 बाहर है, 2/3, और अपर लिमिट पुट करेंगे यहां, तो 2 पे पावर 3 माइनस 0 पे पावर 3। ठीक है ये। तो यहां पे 2 पे पावर 3 कितना होगा? 8। तो 2/3 इंटू 8, तो ओमेगा बराबर आ गया 16/3। तो 16/3 यानी कि 5 पॉइंट कितना आएगा? 5.33 आएगा, 5.33 रेडियन पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? समझ पाए? बोलिए, कहीं डाउट है, कहीं एक्सप्रेशन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज लिखिए। तो क्या हुआ? डाउट है तो बोलो। नहीं, साइंस थोड़ा टेंशन दे रहा है। चलिए, इजी क्वेश्चंस हैं ये सब। यदि आपको फॉर्मूला याद है, फंडामेंटल याद है, तो इजीली बनेगा। तुम्हारा पार्टनर दोस्त कहाँ है वो? अरे ऐसा तो नहीं कि बोला कि आज तुम देख लो जाके इंस्टीट्यूट कैसा चल रहा है, यही बात है ना। कल वहां कौन बैठा था? वो था, अनमोल था ना, आज गायब है। अच्छा, उसका दोस्त है ना वो, अंकित झा का दोस्त है। अंकित झा भी बोला होगा कहाँ जाओगे तुम अकेले, चलो।
चलो हम लोग घूमने चलते हैं। वो अनमोल भी वहीं से बेगूसराय से है? हाँ, वो भी बेगूसराय से है? नहीं, हम पूछ रहे हैं, हमको नहीं पता। इंदौर? कहाँ है वो जगह? जमुई में है। हो गया, आगे बढ़े। अरे उधर सीतामढ़ी सहरसा तरफ किसका घर है? किसी का घर है? पूरा डूब गया है उधर, तो न्यूज में आ रहा था। हाँ, सीतामढ़ी तो बहुत डिस्ट्रिक्ट डूब गए हैं। बेतिया भी, हाँ। हर साल ये दिक्कत आती है। चलिए, हेडिंग दीजिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, बहुत सारे जगह पर लिखेगा पार्टिकल इज मूविंग ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसा कुछ लिखा रहेगा क्वेश्चन में। बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत इजी है समझना, दिक्कत नहीं है। बस 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है, फिर इसका काइनेमेटिक इक्वेशंस करेंगे हम लोग। लिख लिए? चलिए अभी ध्यान से देखिए, लिखना नहीं है अब सिर्फ ध्यान से देखिए। यहां पर पहला हम लोग डायग्राम ए ले रहे हैं। डायग्राम ए में हम ध्यान से देख रहे हैं। तो ए में सर्कुलर पाथ है, ध्यान से सब लोग देखिए। सेंटर पॉइंट क्या हो गया? ओ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बुक में थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ, यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करेंगे, समझिएगा। ये पॉइंट ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी कह रहे हैं, पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी है, ठीक है। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज कोई सर्कुलर पाथ पर फॉलो कर रहा है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर पार्टिकल का जो टेंजेंशियल स्पीड है, टेंजेंट ड्रॉप हुआ है ए पॉइंट पर, तो वी ए कह रहे हैं इसको। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पे हुआ, और जैसे जैसे ही पॉइंट छोड़ के आगे बढ़ेगा इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। किसी भी एक पॉइंट पर जो रहेगा, अगले उस पॉइंट पर डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हल्का सा टर्न करेगा, टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो हल्का वो एंगल चेंज होगा। और 1 डिग्री भी यदि चेंज होता है तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वी ए यानी वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यदि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं भी किया लेकिन हाफ एंगल से भी उसका डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर चेंज हो गया, होगा ना। और वेक्टर चेंज किस कारण से हुआ? उसके डायरेक्शन के कारण, ठीक। तो इस बात में हम लोग एकदम क्लियर हैं कि पार्टिकल का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में टेंजेंशियल वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए ये। भले ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा यदि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर फॉलो कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ गए इस बात को? वो हम आगे लिखाएंगे भी, अभी माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो यदि ए पॉइंट पर वो टेंजेंशियल वेलोसिटी वी ए है
और इस VA का मैग्नीट्यूड VA मान लेते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड को हम V मान लेते हैं। V मान लेते हैं सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, लेट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि A पॉइंट पर उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी VA है और उसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब B पॉइंट पे आए तो B पॉइंट पर इस डायरेक्शन में उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, ये VB होगा, और इसका मैग्नीट्यूड V बराबर 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक। C पॉइंट पे आए तो C पॉइंट पर इस डायरेक्शन में उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा VC, और इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं V बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। और D पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी VD, जिसका मैग्नीट्यूड V बराबर 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। 4 अलग अलग पॉइंट्स पे हमने देखा सर्कुलर पाथ के, और रेडियस उसका मान लेते हैं कि R है, ठीक। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि A पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी VA है, जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है। B पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी VB है, जिसका मैग्नीट्यूड फिर से 10 मीटर पर सेकेंड है। C पॉइंट पे भी डायरेक्शन अलग है वेलोसिटी का, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है। इसका मतलब थ्रू आउट सर्कुलर मोशन पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी तो चेंज किया, लेकिन उसका टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट रह गया, ठीक। और अगला केस में यदि इस केस को हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि इन दिस सर्कुलर मोशन, द वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी, ऑफ पार्टिकल continuously changing, but the tangential speed remains same। तो ऐसा सर्कुलर मोशन क्या कहलाएगा? That type of circular motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने का रीजन क्या है कि V क्या है? कांस्टेंट है। डायरेक्शन नहीं दिए हैं, सिर्फ V लिखे हैं। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब उसका स्पीड कैसा? टेंजेंशियल, क्योंकि ओमेगा नहीं लिखे हैं हम, लीनियर लिखे हैं। लीनियर टेंजेंशियल सेम चीज, तो यहां पर उसका स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए सर्कुलर मोशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और वेलोसिटी तो चेंज करेगा ही करेगा, वेलोसिटी किसी भी हालत में सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन उसका यदि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह गया तो मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में देगा, कभी कभी पूछता है इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, और दूसरा ऑप्शन में देगा स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन देगा टेंजेंशियल स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, ऐसा भी देगा। तो आपको वो देखना है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह नहीं सकता। ये पहला केस हो गया। सेकंड में बी में देखेंगे जस्ट उसके रिवर्स, सेंटर पॉइंट, फिर से हम लोग 4 वैसे ही पॉइंट्स लेंगे। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब ए पॉइंट पर यदि हम वी ए ले रहे हैं, ठीक है, और ये डायरेक्शन यहां पर v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। बी पॉइंट पर हमने डायरेक्शन लिया वी बी, और इसका v बराबर सपोज 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदला और उसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। सी पॉइंट पे ये vc और इसका v बराबर सपोज 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। इस पॉइंट पर vd और इसका v बराबर सपोज फिर से मान लीजिए 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसमें पार्टिकल का वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो यहां पर वेलोसिटी मतलब कैसा? टेंजेंशियल, वेलोसिटी का दोनों चीज चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहां पर डायरेक्शन चेंज किया और मैग्नीट्यूड भी
चेंज किया। यदि यहां पर हम देखें टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो इस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इस केस में यदि हम देखेंगे तो ये डायरेक्शन तो चेंज किया लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रह गया। तो ऐसा यदि होगा तो ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यदि दोनों चीज चेंज कर गया तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? और सर हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टेंजेंशियल से जुड़ा हुआ है एंगुलर, v इक्वल टू आर ओमेगा से। तो यानी कि मान लीजिए कि वहां पर v इक्वल टू आर ओमेगा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहां पर तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पर। अब जो भी चेंजेस है वो स्पीड में है। जैसे यहां स्पीड सेम है, सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड पार्टिकल का टेंजेंशियल स्पीड क्या है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म। और यदि टेंजेंशियल स्पीड सेम नहीं है, चेंज कर रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन in which the magnitude of tangential velocity also changes। मोशन क्या कहलाएगा? मोशन will be non-uniform form circular chain। इसमें और कुछ पॉइंट्स, इसमें एक दो चीज और समझ सकते हैं। यदि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड तो खैर कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन से कोई इशू है नहीं। तो उस केस में यदि पार्टिकल का कांस्टेंट स्पीड है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, तो यानी कि स्पीड तो सेम रहेगा। उस केस में एंगुलर स्पीड भी क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन जब एंगुलर स्पीड में चेंजेस आ गया या लीनियर स्पीड में चेंजेस आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब चेंजेस आया तो दो तरह का हो सकता है, या तो स्पीड बढ़ेगा या घट भी सकता है। और यदि एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है तो लीनियर स्पीड बढ़ा तभी एंगुलर स्पीड भी बढ़ा, और यदि एंगुलर स्पीड घट रहा है तो इसका मतलब है कि लीनियर स्पीड भी घटा। ये ज्यादातर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जहां कोई रोटेशनल मोशन होता है। जैसे फैन है, फैन का जो हेड है जिसके साथ में विंग्स लगे हुए हैं, वो हेड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। आप नीचे से देखिएगा तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? नीचे से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट को हम लोग, रोटेशन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं जनरली। आप कभी कभी ऐसा हुआ है कि स्क्रू और नट कभी आपने उसको कसा हो या खोला हो? तो कसना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज कसते हैं या क्लॉकवाइज? हाँ, क्लॉकवाइज कसते हैं। और उसको आप रिलीज करना हो, खोलना हो, एंटी क्लॉकवाइज। रिलीज करना हम लोग पॉजिटिव मानते हैं तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में रखते हैं। क्लॉकवाइज मतलब उसको टाइट करना, तो हम लोग उसको नेगेटिव रखते हैं। समझ गए? एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है इसका कि हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। आप अपने मान सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए सपोज करें कि आप बोल्ट इधर है, नट से आप ऐसे कस रहे हैं, तो आप इधर से देख रहे हैं तो आप उसको क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं। इधर से देखने पर क्या लगेगा? वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां पर लास्ट पॉइंट यही है कि स्पीड बढ़ा या घटा, ये डायरेक्शन दोनों के लिए सेम होगा। किसके लिए? लीनियर के लिए और एंगुलर के लिए, ठीक है। बाकी लीनियर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर हुआ? लिख लीजिए इसको। 10-15 मिनट और ले सकते हैं आप लोग का समय। प्यास लग गया है? पी लो। अब ठीक, थोड़ा देर में जाना तो पी लेना।
चलिए इसको इसको जरूर उतारिएगा, शॉर्ट में आपको समझ में आएगा। ये शॉर्ट नोट्स जब बनाएंगे तो शॉर्ट नोट्स में सिर्फ ये डायग्राम और ये इतना लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, नहीं बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कीजिए। हम अपने इंजीनियरिंग में 4 साल के पढ़ाई में हम शॉर्ट नोट्स बनाए थे, हम किसी दिन लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे। इतना 25 से 30 पेज में पूरा का पूरा 4 साल का 8 सेमेस्टर का बीटेक का पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें। अरे वो तुम लोग को काम नहीं आएगा ना। हाँ, उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ कैसा बनना चाहिए। और सुबह उठने के बाद, सुबह उठते ही आप कम से कम 1 घंटा उसको एक बार जरूर देख करके लिख लीजिए, वो पूरा रटा जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। अभी तो छूट गया, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, तो जब हम एग्जाम देते थे तो हम उसको पूरा सुबह में रिवाइज करते थे। उतना रिवाइज किए, बस एग्जाम दे दिए। ठीक ठीक, नहीं कुछ दिन में हम एक बना के देने वाले हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबका इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा। बायोलॉजी में डायग्राम्स रहेंगे, यही रहेगा और क्या, डायग्राम रहेगा। क्या हुआ, ठंड लग रहा है? अरे वो चल रहा है, उसका रिमोट ही गायब हो गया। हो गया, आगे बढ़े, तेजी से बनाइए, लेट मत कीजिए। फास्ट सर आ चुके होंगे सर। हाँ, थोड़ा पहले आने के लिए बोले थे वो। दस मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। ये 10 मिनट आपके जीवन के काफी कीमती 10 मिनट होंगे। आप लोग अपने कीमती समय से 10 मिनट दे नहीं सकते हैं? अच्छी बात है, वो ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव तो इस पे जरूर रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, इस पे तो रहेगा ही रहेगा एक क्वेश्चन टेस्ट में। हाँ हाँ हाँ, अभी बना दिए। हो गया, तुम बेंच शांति से बैठो, लिख ली सब। बीच में पता नहीं इसमें दिक्कत आ रही है, दूसरा एक लेंगे। आप लोग कोई सजेस्ट कीजिए, कोई अच्छा जो माइक हो, ब्लूटूथ माइक कोई और है आप लोग जानकारी में? एक रोड का देखें, 25-26 हजार का पड़ रहा है वो, उसके अलावा कोई है आपके जानते हैं आप लोग? सजेस्ट कीजिए, हम परचेस कर लेंगे। देखते हैं, बीच बीच में कभी दिक्कत कर रहा है।
हेडिंग दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चंस बनाने में सबसे ज्यादा इसका यूज होगा, और डबल स्टार जरूर दे दीजिएगा। इन जनरली हम डबल स्टार सबको देते नहीं है, ये डबल स्टार के लिए है। सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हो सके तो नेक्स्ट एकदम सेपरेट पेज पर इसको स्टार्ट कीजिए, हो सके तो। लेकिन आपका यदि प्रतिज्ञा है कि हमको पेज बचाना है तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करें, ध्यान से समझिएगा। वेक्टर का यूज है इसमें, और यूनिट वेक्टर का भी अप्लाई इसमें एप्लीकेशन अच्छा खासा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, वेक्टर्स का हम कल भी बोले थे थोड़ा सा पढ़ के आने के लिए, उसी का यूज है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ, सेंटर पॉइंट उसका ओ हो गया, हाँ तो जलने का स्पार्क कर रहा है, वहां से बंद कर दो, वहां से बंद करो, बंद करो, बंद करो, बोर्ड से ही जाओ तो बोल दो, तो जाओ बोल दो, देख लेंगे, वहीं से ऑफ करवा देंगे। वो तो हो के रहेगा। सेंटर पॉइंट ओ हो गया, और एक पार्टिकल ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया टी बराबर 0 से, ठीक, और कुछ देर के बाद वो पार्टिकल बी पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट को हम लोग बी नाम दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बी पॉइंट पे गया तो अब इसके पास दो तरह का हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, एक जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसको हम आर कैप बोल रहे हैं। आर कैप, आर कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर, वेक्टर टेकन इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया गया है, और पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका यूनिट मीटर होगा, ठीक। अब इसी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट के डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा, तो उस पॉइंट पर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा v, और इसके डायरेक्शन में टी कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो टी कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
यहां लिखेंगे टी कैप यूनिट वेक्टर टेकन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब ध्यान समझिए, यहां पर ये एंगल जो सस्टेन कर रहा है वो थीटा कर रहा है, यानी पार्टिकल ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पे जा रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा, और टी टाइम पर वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि पार्टिकल रीच एट बी आफ्टर टी टाइम, ऐसा हम लिख सकते हैं, बोलिए। ठीक है, ए पॉइंट पे 0 पे था, बी पॉइंट पे टी टाइम में पहुंच गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हमने क्या माना है, वी माना है, सॉरी लीनियर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब इस पॉइंट पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस लाइन के पैरेलल है, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो आप हमको ये एंगल बता दें, थीटा होगा। ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये आर कैप है, तो आर कैप का एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। ये जो एक्स कंपोनेंट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप कॉस थीटा लिख सकते हैं, और पॉजिटिव एक्स है, ये हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस। हमारा सिचुएशन कुछ इस तरह का है, एक्स और वाई, तो ये आई कैप हो जाएगा। और इसको यदि हम ऐसे लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे क्या, आर कैप साइन थीटा जे कैप। तो हम आर कैप जो लिखे हैं, तो क्या आर कैप, जो आर कैप वैक्टर है उसको हम लिख सकते हैं आर कैप का मॉड, एक्स में लिखना चाहेंगे तो यहां मॉड लेना पड़ेगा, तो यहां पर एक्स में लिखना चाहेंगे तो कॉस थीटा आई कैप प्लस आर कैप साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो आर कैप वेक्टर इज इक्वल टू हो गया कितना, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, क्योंकि आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इसलिए 1 मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा से कॉस थीटा ही रह जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन का नाम दे रहे हैं हम। अब हम लोग आते हैं इस पर कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, ये पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ए कंपोनेंट नीचे ए कंपोनेंट ऊपर, तो ये आ जाएगा, ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, बोलिए। 90 माइनस थीटा, जैसे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो ये यदि थीटा होगा तो ये वाला जो हमारा कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इसके अनुसार चले तो, इसके अनुसार चले तो ये वाला टर्म टी कैप का मॉड साइन थीटा होगा, और ये वाला जो इसका कंपोनेंट आएगा इधर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी कैप का मॉड कॉस थीटा बोलेंगे, और ये जे कैप होगा, और ये माइनस आई कैप होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, टी कैप इज इक्वल टू टी कैप का मॉड साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस टी कैप का मॉड कॉस थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। तो टी कैप इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये इक्वेशन नंबर 2 हो सकता है, इक्वेशन नंबर 2 डाल इसको दे सकते हैं। ठीक है, समझ पाए, यहां तक क्लियर है। तो हमने अभी क्या किया, एक रेडियल डायरेक्शन में आर कैप लिया, उसको कंपोनेंट ले लिया, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो हमने जिसके उसका वेलोसिटी जिधर है
उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया, उसका कंपोनेंट लेकर यहां लिख दिया। ठीक है, अब हम लिखना चाहेंगे, सपोज हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो यदि वो ए लिखना चाहेंगे, डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं, तो ए बराबर डी वी अपॉन डी टी ऐसा लिखेंगे ना, लिखेंगे। इधर भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है तो वेक्टर वेलोसिटी का डायरेक्शन लिए, और ये कैसा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना। तो वेयर वेयर वी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ए इज इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और v की जगह पर v इंटू टी कैप ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन टी कैप का है। ध्यान से नहीं देखिएगा तो लगेगा मास्टर तो कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा है, कुछ नहीं रट के आता है और यहां उगल देता है, आपको यही लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं, मास्टर में कोई दम नहीं है, आता है बस रट करके, एक साइड में नोट्स रखा रहता है, उसी से देख देख करके छाप देता है, यही लगेगा। जिसको नहीं, जिसको ऊपर से निकल रहा है ना आपस में, कुछ नहीं सर, आता है रट, देख लेना। अब जिसको थोड़ा समझ में आ रहा है, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके माइंड में, वो पकड़ लेगा। ठीक, क्योंकि फिजिक्स जहां भी वेक्टर का एप्लीकेशन है वो तो यूज करेगा ही करेगा उसको। ठीक है, और ये बेहतरीन टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये आपके सारे कॉन्सेप्ट को बताएगा कि हाँ कहां पर क्या चीज होता है। हम लोग इंजीनियरिंग में भी, क्योंकि मशीन है, मशीन में रोटेशन होगा ही होगा, हम लोग को पढ़ना है, हम लोग इसको बहुत डीप में पढ़ते हैं, बहुत डीप में, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ते हैं, जितना आप लोग पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालते हैं, उसका मोशन निकालते हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत अलग अलग चीजें उसमें, 5-6 क्लास में तो उसका पूरा कैलकुलेशन इंड होता है। अब आइए यहां पर ध्यान से समझिए, अभी तक हम क्या किए, वेलोसिटी पर फोकस कीजिए, जो हम लोग टेंजेंशियल बात किए थे उसी बात को फिर से रिलेट कर रहे हैं। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्शन में ही हमने टी कैप लिया है, और टी कैप को हमने क्या नाम दिया, यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ, टेकन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और तो हम v को लिख सकते हैं ना, v टी कैप, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए हमने v को क्या लिख दिया, v टी कैप, टी कैप उसका यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक, अब ये दो चीज हमारे पास अलग अलग हैं, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। यदि हमको u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन आता है तो क्या करते हैं, u को रखते हैं, पहले v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस v को रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहां पर वही चीज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो a इज इक्वल टू v डी टी कैप अपॉन डी टी प्लस टी कैप dv अपॉन डी टी। यहां पर dv अपॉन dt का क्या मीनिंग हुआ, dv अपॉन dt का मीनिंग हुआ कि हमने स्पीड को डिफरेंशिएट किया है टाइम के रिस्पेक्ट में। जो पार्टिकल का टेंजेंशियल स्पीड है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। यदि टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट होगा तो dv अपॉन dt का वैल्यू 0 आ जाएगा, और यदि टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा तो dv अपॉन dt कुछ वैल्यू देगा, वो 0 नहीं होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यहां तक तो हमने दोनों को अलग कर दिया। अब इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि टी कैप का वैल्यू हम जानते हैं। टी कैप का वैल्यू क्या है, मतलब टी कैप जो है, जो हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर जो लिया गया है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो वैरी करेगा। वैरी किसके बेस पे करेगा, तो थीटा के वैल्यू पर। क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल का टाइम के साथ में रिलेशन है, पार्टिकल टाइम के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उसका थीटा का वैल्यू यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। जब पार्टिकल जब t बराबर 0 पे यहां था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद थीटा बी पॉइंट पे हुआ,
यदि वो एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा तो थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा, और यदि एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो थीटा पाई हो जाएगा, और यदि वो फिर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके फिर ए पॉइंट पे आएगा तो थीटा 2 पाई हो जाएगा। तो थीटा चेंज कर रहा है। तो थ्रू आउट सर्कुलर मोशन थीटा इज नॉट गोइंग टू बी सेम, इट विल ऑलवेज चेंज, वो हमेशा चेंज करेगा। जब भी वो चेंज करेगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चेंज कर जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? साइन थीटा आई कैप, कॉस थीटा जे कैप, इस पर डिपेंड कर रहा है। और यदि ये यूनिट वेक्टर, यदि इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा क्या है, इस यूनिट वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट है, तो यदि ये चेंज किया, ये चेंज नहीं भी किया, ये चेंज कर गया तो टी कैप चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब थीटा चेंज करेगा तो दोनों चेंज होगा, कॉस और साइन दोनों चेंज होगा, तो ऑब्वियसली दोनों पार्ट उसका चेंज हो गया तो टी कैप चेंज कर जाएगा। इसलिए टी कैप कांस्टेंट नहीं है यहां, समझ गए? टी कैप वैरी करेगा, क्योंकि पार्टिकल का यदि इस पॉइंट पे टी कैप देखेंगे तो जे कैप होगा, यदि 90 डिग्री पे टी कैप देखेंगे तो माइनस आई कैप होगा, और यदि 180 पे यानी कि 2 पाई एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे देखेंगे तो टी कैप क्या होगा? माइनस जे कैप होगा। पाई पे देखेंगे तो, पाई पे यदि हम एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे देखेंगे तो टी कैप क्या होगा? माइनस जे कैप होगा। और यदि हम 270 पे देखेंगे यानी 2 पाई बाई 3 पे देखेंगे तो कितना होगा? यानी 270 पर देखेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। होगा ऐसा? फील कर पा रहे हैं इस बात को? तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब तो यहां पर डीवी अपॉन dt, तो सिंपली यदि स्पीड में चेंजेस हुआ तो होगा, टी के लिए हम यहां देख सकते हैं। अब आइए आगे, यहां पर हम लोग चलते हैं थोड़ा। a इज इक्वल टू, अब यहां पर टी कैप डीवी अपॉन dt एज इट इज रहने देंगे, प्लस अब यहां क्या लिखेंगे? v d। अब टी कैप की जगह पर क्या लिखेंगे? टी कैप का क्या वैल्यू है? साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा माइनस, सॉरी, प्लस जे कैप है ना? dt लिखेंगे। तो अब ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ध्यान से ये समझिए कि थीटा वेरिएबल है, डिफरेंशिएट हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, अब फिर डी थीटा अपॉन dt लिखेंगे। समझ गए? ये चेन रूल हम बता चुके हैं आप लोग को पहले से। तो इसको यदि आगे डिफरेंशिएट करेंगे a, तो बराबर ये तो टी कैप dv अपॉन dt आ गया, प्लस v, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, साइन का क्या होगा? कॉस थीटा डी थीटा अपॉन dt इंटू माइनस आई कैप, प्लस कॉस थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन dt जे कैप। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक। और साइन को पहले डिफरेंशिएट कर लिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी कॉस आ गया, और थीटा को फिर टाइम के रेस्पेक्ट में करना होगा। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएट साइन थीटा को टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर ये टर्म लाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, a इज इक्वल टू टी कैप dv अपॉन dt, और प्लस यहां से v। अब ध्यान से देखिए, ये डी थीटा अपॉन dt क्या कहलाएगा? बोलिए, ओमेगा। वेरी गुड, इसको ओमेगा बोल देंगे, ये ओमेगा कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा? ओमेगा। ये दोनों टर्म ओमेगा कहलाएगा। तो ओमेगा कॉमन ले सकते हैं। ओमेगा यहां कितना है? कॉस थीटा माइनस आई कैप और प्लस ओमेगा साइन थीटा, यहां पर भी, यहां पर माइनस जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला माइनस इसके साथ ले लेंगे तो, अब दोनों के पास माइनस है और ओमेगा है, तो माइनस ओमेगा कॉमन ले सकते हैं। तो a इज इक्वल टू टी कैप dv अपॉन dt प्लस v तो एज इट इज है, माइनस ओमेगा कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचेगा? कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा जे कैप। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ये?
तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर कैप लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू टी कैप डीवी अपॉन डी टी प्लस, या फिर कह लीजिए माइनस वी ओमेगा, और यहां पर आर कैप ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी टी कैप प्लस वी ओमेगा माइनस आर कैप, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप दोनों साइड ओमेगा से गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक ये टर्म आया। ठीक, एक ये टर्म आया, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए डीवी अपॉन डी टी टी कैप, मतलब डीवी अपॉन डी टी टी कैप, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां माइनस आर कैप लगा हुआ है वी ओमेगा, ये रेडियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा टेंजेंशियल, इसको हम लोग बोलते हैं ए टी, और इसको बोलेंगे हम लोग ए आर। तो ए टी और ए आर, ए टी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ए आर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन। तो हम लोग ए टी लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ए आर रेडियल एक्सेलरेशन। और फाइनली ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए टी प्लस ए आर। ठीक, और ए टी का वैल्यू कितना होगा, डीवी अपॉन डी टी टी कैप, ए आर का वैल्यू कितना होगा, वी ओमेगा माइनस आर कैप। आर कैप कहने का मतलब जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में था, माइनस आर कैप करने का मतलब रेडियल डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर होगा। समझ पाए, जैसे ये टेंजेंशियल डायरेक्शन क्लियर है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस आर कैप को। क्यों, क्योंकि आर कैप ऊपर है, तो माइनस आर कैप किधर होगा, माइनस, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वी ओमेगा। ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना होगा, वी ओमेगा। और ये जो वेक्टर का लेंथ है, ये वेक्टर जो वेलोसिटी लिए हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डीवी अपॉन डी टी, और डायरेक्शन टी कैप। इसको आप राइट डाउन कीजिए, फिर हम एक और डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं, जैसे हम रट के आए हैं आप ही रट लीजिए। चलिए, हाँ? क्या हुआ, अच्छा लगा ये अच्छा चलो कोई नहीं, 5 मिनट और लेंगे बस। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी फास्ट। क्वेश्चंस आते हैं अच्छे, तो हमको तो लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। दो दिन से समय ही नहीं मिल रहा था हमको। 45 मिनट 1 घंटे का क्लास होता है, इसमें तो आदमी वार्म अप करने में रह जाता है।
कहीं कोई डाउट है तो बोलिए। इधर तो उसको एक दो को छोड़ करके हमको नहीं लगता कि समझ में आया तुमको। हाँ, मुस्कुरा रहे हो। उत्कर्ष पांडे, क्लास के बीच में डाउट पूछ सकते हैं सर, पूछो। हाँ, ये सोचा नहीं था कि ऐसा दिन कभी आएगा। तो पॉज करने दो उसको, डाटा खत्म हो जाएगा। चलिए, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? बताइए। डायग्राम देखिए बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। माइनस आर कैप है, इसीलिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में तो होगा नहीं, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव आउटवर्ड माना था ना। तो माइनस आर कैप क्या होगा? रेडियली इनवर्ड। तो एक तो रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। जैसे पार्टिकल मान लीजिए इस पॉइंट पे भी है, तो एक टेंजेंशियल और एक सेंटर की तरफ। इस पॉइंट पे आया तो एक टेंजेंशियल एक सेंटर की तरफ। यदि किसी पॉइंट पे भी देखेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो एक टेंजेंशियल और एक सेंटर की तरफ। तो एक सेंटर की तरफ हमेशा एक्सेलरेशन होगा, ठीक, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और आगे जाकर के जब हम लोग डायनेमिक्स में आगे पढ़ेंगे तो यही सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो जाता है। इसी को सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे सबसे ज्यादा जरूरी है? एक सेकंड के लिए सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो क्या क्या कांस्टेंट होगा? स्पीड, पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो डीवी अपॉन dt कितना होगा? डीवी अपॉन dt जीरो हो जाएगा। तो डीवी अपॉन dt जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अरे डीवी अपॉन डी जीरो होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब पार्टिकल के पास जो भी टोटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, तो टोटल एक्सेलरेशन जो भी होगा वो रेडियल होगा। यानी रेडियल एक्सेलरेशन तो होना ही होना है पार्टिकल के पास। टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। टेंजेंशियल यदि जीरो नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। समझ पाए इस बात को? तो यहां लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, A इज इक्वल टू AT प्लस AR if the circular motion is uniform, then dv upon dt क्या होगा? जीरो। दिस इंप्लाइज A T इज इक्वल टू जीरो। तो AT जीरो हो जाएगा, तो जो टोटल एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, AT क्या, A क्या है? नेट एक्सेलरेशन है ये। तो नेट एक्सेलरेशन A बराबर क्या होगा? AR। बात समझ पाए? इसका मतलब A बराबर क्या होगा? A इज इक्वल टू हो जाएगा R ओमेगा स्क्वायर माइनस R कैप। ये हो जाएगा A बराबर, यानी पार्टिकल के पास सिर्फ सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन बचेगा जिसका टोटल एक्सेलरेशन होगा। कब? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तब। ठीक है, और इसका डायग्राम क्या होगा? इसका डायग्राम सेंटर पर यहां ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए यहां पर, 2 मिनट के लिए देखिए सब लोग। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो पार्टिकल के पास जो भी एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और यही ए आर होगा, बराबर आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर कैप होगा सेंटर की तरफ। और यही किसके बराबर होगा? ए का। ये कब का बात है? ये जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जस्ट राइट डाउन कर लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म अगले क्लास में बता देंगे।
ठीक है, मन तो मेरा 2 घंटा और पढ़ाने का था, क्वेश्चंस कराते, कुछ केस स्टडी कराते। चलिए लिख लीजिए। इतना देर में आप लोग का